कमलेश्वर के उपन्यास डाक बंगला का आज हम 5वां भाग सुनेंगे। ममदू ने हिम्मत करके हम लोगों के हाथ पकड़कर सदते हुए उस चौड़ी नाली के तल में पैर डाला और धंसता गया। जब पैर बर्फ में धंस गया तो उसने सहारा देकर हम तीनों को पार करा दिया। बेहद सर्द हवा बह रही थी और निर्जनता में गूंजती हुई अजीब डरावनी आवाजें दिल को कपा जाती थी। सोलंकी बेखबर सा होता जा रहा था। उसकी आंखों में भय और मौत की परछाई नाच रही थी। सबके शरीर बेतरह टूटे हुए थे। संभल संभल कर चलते हुए सोलंकी ने ममदू की पीठ पर बंधे सामान से टॉर्च निकाली और बड़े ही भेद भरे स्वर में बोला, यहाँ जरा नजर रखना, बहुत कीमती पत्थर ऐसी जगहों पर मिलते हैं। सोलंकी टॉर्च जलाकर मौत और मुसीबतों से बेखबर होकर कीमती पत्थरों को झुक झुक कर खोजने लगा। मौत के साये में चलते हुए भी सोलंकी की इस हरकत पर मुझे हंसी आ गई। मैं सच कह रहा हूँ। उसकी आवाज में गर्मी और आंखों में चमक थी। झुककर उसने एक रोड़ी उठाई और जेब में डालते हुए बोला, यह सर्दियों की जमी हुई बर्फ है। दबाव से ऐसी जगहों पर ही हीरे बनते हैं। वह चौंक चौंक कर इधर उधर देखता और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर चेस्टर की जेब में डाल लेता। यह मौत की घाटी थी जहां हम तीनों, मैं, ईरा और ममदू के जिंदा गोश्त के टुकड़े बिखरे हुए थे। अंधेरे का उकाब अपने पर फैलाकर उतर चुका था। बर्फीली सांसें सांपों की तरह फुफकार रही थी और सिंदबाद की तरह सोलंकी हीरे बीनने में लगा हुआ था। अपना और कपड़ों का बोझ उठाना मुश्किल हुआ जा रहा था, पर वह जेबों में पत्थर भर रहा था। आखिर धीरे धीरे जब टॉर्च ने जवाब दे दिया तो वह हमारे साथ आया। थके होने पर भी उसकी भावनाओं में चढ़ाव था। ग्लेशियर हमने पार कर लिया था, पर किनारे का दलदल अभी बाकी था। बर्फ के दलदल में हमारे पैर दो दो मन के हो गए थे। ईरा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। दलदल पार कर हम सुस्ताने लगे। होने वाले खामोश मौत की बर्फीली वादी से हम जरूर निकल आए थे, पर अंधेरी घाटी और जंगली जानवरों का डर अभी बाकी था। कुछ देर रुककर जब हम 2 मील आगे खड़े घोड़ों की तरफ चले तो करीब 1 घंटा और बीत चुका था। सोलंकी ईरा को सहारा दिए हुए चल रहा था और बहुमूल्य पत्थरों की बात कर रहा था। नदियों के तल में भी हीरे बहकर आ जाते हैं पत्थरों के साथ। हीरे की जमीन बजरी जैसी होती है। उसी बजरी में कोई बेशकीमती टुकड़ा निकल आता है। हीरा जमीन से बहुत नीचे नहीं होता, कहीं कहीं होता भी है। ज्यादातर फुट 2 फुट नीचे ही मिलता है। ईरा हाँ हूँ करती जा रही थी और अपना हाथ उसके कंधे पर रखे हुए चल रही थी। वह कहता जा रहा था, हीरे कई रंग के होते हैं, सफेद, हरे और नीले। पर मैं जान रहा था कि ईरा मन से नहीं सुन रही थी। सोलंकी की सनक पर मुझे बार बार हंसी आ रही थी। आखिर हम घोड़े वालों के पास पहुंच गए। वे घबराए हुए थे और समझ रहे थे कि हम लोग खत्म हो गए। गनीमत यह थी कि वे लौटे नहीं थे। ममदू बहुत शर्मिंदा था। सोलंकी अब उसे खुलकर गालियां दे रहा था। घोड़े पर बैठकर उसने शीशी निकाली और जाम लेते हुए इच्छा प्रकट की कि खूबसूरत ईरा और खौफनाक बर्फीली वादी के नाम, और खाली शीशी उसने वहीं पटक दी और अपने घोड़े पर बैठकर आगे चल दिया। मौत की वादी दूर छूटती जा रही थी। 60 धाराओं का मैदान बाईं तरफ फैला हुआ था। हम 11:30 बजे रात को वहां से रवाना हुए थे। खतरनाक सतलंज के नाले पार करके हम भोजपत्र के जंगल में रास्ता भटक गए। सब दियासलाई खत्म हो चुकी थी। टॉर्च हीरे बिनने में जाया हो चुकी थी और ऊपर घुप अंधेरा था। आसमान में मंडराते हुए बादल शोर कर रहे थे। पत्थरों के ओबड़ खाबड़ खंडों के नीचे कहीं कहीं नदी के पानी के खुंड थे, जिनमें कोई भी जरा सा बेखबर होकर गिर सकता था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल की साएं साएं डरा रही थी। बारिश के छींटे पड़ने लगे थे। घोड़े वाले पीछे आते हुए बड़बड़ा रहे थे।
अकेला ममदू उस खूब अंधेरे में आवाज के सहारे हमें ले चल रहा था। उसकी आवाज आती थी, हिम्मत कर साहबा, होश कर साहबा, संभल के साहबा। वह आवाज हमें खींच रही थी। हमारी जिंदा लाशें उससे बंधी हुई थी। कहीं कोई रोशनी नहीं, कोई पगडंडी या रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं, बस ममदू की आवाज गूंजती थी। थकी हुई ईरा ने जाने किससे उस अंधेरे में कहा था, जब अंधेरा होता है तब किसी की आवाज ही सहारा होती है। डाक बंगले में पिछले शाम कुछ सैलानी आ चुके थे। चौकीदार ने समझ लिया था कि हम खत्म हो गए हैं। अंधेरे में चलते चलते हम रोशनी की एक किरण के लिए तरस रहे थे। पैर लस्त थे और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। आखिर दूर पर एक मशाल जलती दिखाई दी। पैरों में जैसे जान आ गई और जब हम मशाल के पास पहुंचने लगे तो डाक बंगले का आकार साफ हो गया। चौकीदार बरामदे में ही सो रहा था। आहट से उठ बैठा और बोला, खुदा का शुक्र है। मशाल लेकर हम लोग रात के 1 बजे के करीब जंगल तक गए, पर आप लोगों का कोई पता नहीं चला था। हम समझा खतरा हो गया। फिर हमने मशाल को डाक बंगले के कोने में बांध दिया। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 5 बज रहे थे। सोलंकी और ईरा जमीन पर ही बिस्तर फैलाकर नीचे लेट गए थे। उस दिन हम लोग शाम तक सोते और जागते रहे, पर उठा कोई भी नहीं। शाम के 7 बजे उठकर ईरा ने ब्रश किया। मैं भी उठ गया, पर सोलंकी औंधा लेटा हुआ था। उसने सिर्फ बूट उतारे थे। ओवरकोट पहने हुए वह लाश की तरह पड़ा था। कीमती पत्थर उसकी जेब में भरे हुए थे। शाम को पानी नहीं मिल पाया, इसलिए सुस्ती नहीं उतरी थी। एक एक प्याला कॉफी पीकर हम फिर लेट गए। रात 9 बजे के करीब सोलंकी उठा। उसने अपने सूटकेस से विस्की का एक आधा निकाला और पानी के साथ आधा पीकर फिर सो गया। हम दूसरी सुबह जब हम उठे तो सर बहुत भारी था, पर थकान कुछ कुछ उतर चुकी थी। ज्यादा सोने का बुखार सा चढ़ा हुआ था। मेरा सर फटा जा रहा है, सोलंकी ने कहा। जल्दी से नहा लो, आराम मिलेगा, ईरा ने उससे कहा। ईरा की बात सुनकर जैसे उसका मुंह का जायका बिगड़ गया। आप लोग नहाइए। क्यों, तुम नहीं नहाओगे? ईरा ने पूछा। नहीं, सोलंकी ने 2 टूक जवाब दिया। ईरा आश्चर्य से उसकी ओर देखती रह गई। चौकीदार ने पानी गर्म कर दिया था। एक बार फिर ईरा ने कहा, पानी गर्म है सोलंकी? नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। आखिर ईरा नहाने चली गई। जब तक हम दोनों ने नहाया, सोलंकी ग्लेशियर से बीने हुए पत्थरों के टुकड़ों को देखता परखता रहा। कुछ उसने फेंक दिए और कुछ सूटकेस में डाल लिए। उसने सिर्फ कपड़े बदले, बदन पर खूब पाउडर छिड़का और पाइप सुलगाकर चाय का इंतजार करने लगा। वह दिन भी धीरे धीरे बीत गया। मैं ईरा से कोई खास बात करने के मूड में नहीं था। उसका व्यवहार मेरी समझ में नहीं आता, पर वह शाम को जबरदस्ती मेरे साथ टहलने गई और तरह तरह की बातें करती रही। डॉक्टर के मरने के बाद उसने फिर क्या क्या किया और जिंदगी में कहाँ कहाँ ठोकरें खाई और कैसे फिर वह वापस अपनी सहेली दमयंती के पास नागपुर लौट गई। बंबई जाने का ख्याल भी उसे आया था, क्योंकि विमल की धुंधली सी याद अब भी बाकी थी। 3 साल का अरसा उसे बहुत कुछ देकर गया था। किसी स्कूल में उसने मास्टरी की थी, किसी फर्म में रिसेप्शनिस्ट की तरह काम किया था और कुछ दिन साबुन और अन्य श्रृंगार सामग्रियों के निर्माता की कंपनी में सेल्स गर्ल्स का काम किया था। ईरा ने कहा, तिलक, मैंने लिपस्टिक लगाना छोड़ दिया था, पर ये नौकरियां करते हुए स्मार्ट बनने की हमेशा सलाह मिलती रही। स्मार्ट बनने का मतलब होता है कि अपने को दूसरों की नजरों में चुभो दो और अपने शरीर और रूप के सहारे बेजान चीजों को बेचो। कहीं भी मैं टिकने न पाई, क्योंकि हर जगह एक ही मांग थी, अपने को बांटो। तुम एक चीज हो, तुम्हारा रूप और यौवन ही तुम्हारी संपत्ति है। जब मैं बाहर निकलती तो लोगों की नजरें देखकर मुझे एक ही अनुभूति होती थी। वही अनुभूति जैसे डॉक्टर के साथ रहते हुए मुझे लगता था कि तमाम पिल्ले मेरे शरीर से चिपक गए हैं
उसी तरह वे तेज और वहशी नजरें मेरे बदन से चिपकी रहने लगी। रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी। अल्पसंख्यक जाति की तरह मेरी दशा थी। कब कौन क्या कर बैठेगा, यह भय मुझे हमेशा सताता रहता था। चारों ओर कुंठित और प्यासे लोग घूमते थे। कतरा कतरा कर चलते हुए 2 मील का फासला 4 मील बन जाता था और कुछ ऐसे रास्ते थे जिन पर मैं कतई नहीं जा सकती थी। मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो आधा घंटा बैठकर सीधी तरह बात कर पाया हो। हर आदमी बदलने लगता था, हर व्यक्ति मुझसे कुछ चाहने लगता था। उसी से घबराकर मैं कश्मीर भाग आई हूँ। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आदमी ने अपना साया इतना जरूरी बना दिया है कि उसके बगैर हमारा रहना मुश्किल है। वह साया भी अधिकार का है। प्यार और लगाव तो बहुत छोटी चीज है, क्षणजीवी, जो बुलबुलों की तरह उठती है और फट जाती है, मिलती है और खो जाती है। पर इस उलझी हुई जिंदगी में चैन नहीं मिलता। नस नस फूटने लगती है। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है। आदमी से भागना भी चाहती हूँ और उसी के पास रहना भी चाहती हूँ। शिकायतें भी उसी से हैं और प्यार भी उसी से है। मैं आखिर क्या करूं? तीसरे दिन सुबह हम लोग वापस चल पड़े। मैं अपने में डूबा हुआ था। सोलंकी ईरा के साथ घोड़े पर चल रहा था। मैं कभी नजदीक आ जाता तो उसके पास से भभक सी उठती थी और उसका रेगमाली चेहरा सूजा सूजा लगता था। पर ईरा थी कि वह लगातार उससे बातें करती आ रही थी। आड़ू के डाक बंगले में पहुंचकर हमने कुछ देर आराम किया। वहीं ईरा का मन बदल गया। वह कहने लगी, मेरा बिस्तर यहीं उतरवा दो, मैं कुछ दिन अकेली यहाँ रहूंगी। वहां कोई ठहरता नहीं था। 2 कमरों का नन्हा सा कॉटेज था आड़ू में। पहलगाम से वह इतना पास था कि वहां ठहरने के लिए लोग कम ही आते थे। कोई खास खूबसूरत जगह भी नहीं थी। खाने पीने का इंतजाम भी कोई नहीं था। ईरा की जिद से हम दोनों हार गए। मुझे बुरा भी लगा। आखिर ऐसी भी जिद क्या? उसने सोलंकी को रुपए दिए कि वह जाकर होटल का बिल चुका दे और बाकी सामान अपने घोड़े वालों के साथ वहीं आड़ू के डाक बंगले में भिजवा दे। आखिर ईरा की जिद के कारण हम उसे वहीं आड़ू के डाक बंगले में छोड़ आए थे। मैं और सोलंकी वापस पहलगाम लौट आए थे। फिर कुछ दिनों बाद मैं वहीं आड़ू में ईरा से एक बार और मिलने गया था। ईरा का सारा काम सोलंकी ने ही किया था। होटल का बिल चुकाकर और बाजार से जरूरी चीजें खरीदकर आड़ू के डाक बंगले में ईरा को दे आया था। जाते वक्त मुझे वह मिला था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सोलंकी ने ही डाक बंगले के अधिकारी से ईरा के लिए वहां रहने की इजाजत ले ली थी। मैंने फिर ईरा का ख्याल दिल से निकाल देने की कोशिश की थी, पर यह हो नहीं पाया था। आड़ू के डाक बंगले की ओर जाते हुए रास्ते की पतली लकीर मुझे अपने तंबू से दिखाई पड़ती थी। पहलगाम से आड़ू का रास्ता बाएं लिद्दर बह रही है और दाएं पहला पठार घास फूलों से ढका है। लिद्दर की धार में लकड़ी के लट्ठे बहते हुए चले जा रहे हैं, मंडराते चकराते और सीधी धार में पड़ते ही शीशे की तरह फिसलते हुए। पर रास्ता ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए कोलाहल वहां तक नहीं पहुंचता। नीचे गति है, दृश्य है और चट्टानों से टकराती धार है। उड़ते हुए जल पक्षियों की मस्ती है। मौन खड़े वन है। चट्टानों की आड़ में रुककर दम लेते हुए लकड़ी के लट्ठे हैं। जल फेन में तैरते हुए सफेद फूलों के गुच्छे हैं। अवरोध से टकराकर छिटके हुए जल बीज हैं। मैं वहीं से देखता था। सोलंकी घोड़ा दौड़ाता हुआ सरपट आड़ू के डाक बंगले की ओर भागा जा रहा है। बारिश के दिन भी उसे यह ख्याल नहीं रहता था कि घोड़ा फिसल सकता है। घोड़े के खोर जमीन पर पड़ते नजर ही नहीं आते थे। उसकी टांगें हंस की तरह हवा को चीरती जाती थी और सोलंकी लगाम कसे हुए उसकी गर्दन पर दोहरा हुआ जाता था। इस बीच ईरा कभी कभी अपनी डाक लेने के लिए पहलगाम के डाक खाने तक आती थी। एक आध बार मुझे मिली थी, कई बार नहीं भी मिली। मैंने सब स्वीकार कर लिया था। पहलगाम से चलने के
5-6 दिन पहले मैं ईरा से मिलने गया। यही सोचा था कि पूरा दिन वहीं बिताकर शाम को लौट आऊंगा। मैं सुबह सुबह ही चल पड़ा। पहुंचा तो देखा कि सोलंकी भी वहीं है। ईरा उसे नहलाने की जिद कर रही है और वह अपना माथा पकड़े हुए बैठा है। ईरा चीख रही है। उसका अंग अंग पलाश के फूलों सा दहक उठा है और उसकी देह की चमकती बिछलती धूप की तरह चौंधिया रही है। छाती पर आई हुई बालों की लटें नीली लपटों की तरह लहरा रही है। तभी देखा था ईरा का वह रूप। उसने यह भी ख्याल नहीं किया था कि मैं खड़ा हूं। नजदीक की पंचक्की चल रही थी और एक आध कश्मीरी बकरवाल आटा पिसाने आए थे। मुझे देखते ही ईरा सोलंकी को भीतर खींच ले गई। मुझे उस वक्त पहुंचना बहुत खल गया था। मैं घोड़े से उतरकर दरवाजे तक पहुंचा तो उसकी अधूरी बात सुनाई पड़ी। तिलक आया है, मैं उसके पास जा रही हूं, तुम भी आ जाओ उस कमरे में। और उसने बाहर निकलकर मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। उसकी वह मुस्कुराहट बहुत झूठी थी। मैं दूसरे कमरे में उसके साथ बैठ गया। बात चली तो बताया, 5-7 दिनों में वापस जा रहा हूं, सोचा तुमसे मिलता चलूं, इसलिए चला आया। मैं भी यही सोच रही थी कि इन 2 महीनों में तुम्हें एक बार भी यहाँ आने की फुर्सत नहीं मिली। ईरा बोली। मैं इधर उधर घूमता रहा। गुलमर्ग चला गया था, शेषनाग की तरफ गया, अमरनाथ तक नहीं पहुंच पाया। मौसम खराब हो गया था। कहते हुए मैं ईरा को ही ज्यादा देख रहा था। क्षण क्षण में उसके चेहरे पर उसके अनेक भाव आ जा रहे थे। वह बोली, मेरा भी कोई ठिकाना नहीं, किसी भी दिन जा सकती हूँ, दिल्ली ही जाऊंगी। फिर जैसे सोलंकी के साथ कुछ मिनट पहले वाली बात की सफाई देते हुए बोली, ये सोलंकी नहाता ही नहीं, पानी से डरता है। तिलक, आज मिलकर हम इसे ठीक से नहला दें, क्यों? ठीक रहेगा ना? ईरा की बात मैंने सुन ली, लेकिन बात में कोई तुक मुझे नहीं लगी। वह कोई गंभीर बात दबाने के लिए इस छोटी सी बात को बड़े जतन से खोज कर लाई थी। मैंने जवाब देने के लिए कहा, जरूर नहलाओ, अभी तक नहला नहीं पाई। मैं सच कह रही हूं, ईरा बोली। चलो अभी नहलाएं। कहते हुए वह भीतर गई और सोलंकी के लिए हाथ से धुले हुए कपड़े का एक जोड़ा निकाल लाई। फिर बोली, चलो उसे उठाएं। मैं ना चाहते हुए भी भीतर गया। बक्से पर बैठा हुआ सोलंकी पाइप पी रहा था। चलो नहाने चलो, ईरा बोली। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, सोलंकी बड़बड़ाया। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया मैं नहीं नहा सकता। उसके पास से पाउडर मिली पसीने की गंध आ रही थी। मुझे बड़ा खराब सा लग रहा था। उसे मनाने के अंदाज में ईरा ने उसके सुअर से बालों पर हाथ फेरा और बेहद ममता से माथा चूम लिया। उठो ना, मेरी तो मानो। आखिर सोलंकी खुद ही उठकर नहाने चला गया, पर उस पर जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। भारी कदमों से वह पंचक्की के पास गिरते हुए झरने की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। ईरा को मैंने फिर गौर से देखा। उसके अंदर इन दिनों कोई टूटी हुई बात बनकर संभल रही थी, ऐसा लगा। वह मेरे नजदीक आकर खड़ी हो गई। आंखों में पनीलापन था। मेरी आंखों में घूरते हुए उसने कहा, अब तुम्हें एक बात और बता दूं, मैं बहुत दुखी हूं इन दिनों, भरपूर सुख के बीच भी बहुत दुखी हूं। इस खुले पथरीले आंगन में खड़े होकर भी मेरा सांस घुटता है। क्या हुआ ईरा? मैंने पूछा और उसकी आंखों की कोर पोंछ दी। वह बोली, सब ठीक ही हुआ, जो चाहा था वही हुआ। आज भी मैं सोचता हूं कि ईरा का वह दुख कैसा था और क्यों था। मैं दिन भर वही रहा। सोलंकी नहा तो आया था, पर उसकी तबीयत सचमुच खराब सी लग रही थी। वह कह रहा था, मुझे नहाने से चक्कर आता है, इसलिए मैं नहाता नहीं, और वह जाकर लेट गया। शाम को मैं वापस लौट आया और 4 दिन बाद श्रीनगर चला गया। श्रीनगर में बारिश हो रही थी। 4 दिन बस सर्विस नहीं थी, इसलिए मैंने झुंझलाहट में वापसी का अपना रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया था। दोबारा रिजर्वेशन मिलने में देर लग रही थी। मुझे पता भी नहीं था कि ईरा भी कश्मीर में है या चली गई।
उसका दिल्ली का पता जरूर मैंने ले लिया था। रेसिडेंसी रोड पर शाम को अकस्मात सोलंकी दिखाई पड़ा। देखते हुए लपक कर आया और बड़े उतावलेपन से पूछा, ईरा तुम्हारे पास है? मेरे पास? क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा। वह आड़ू के डाक बंगले से 4 दिन हुए एकाएक चली आई है। मैं पहलगाम में था। वह न तो मिली और न कोई खबर छोड़कर गई। सामान भी डाक बंगले में छोड़कर गई है। सारा सामान? मैंने पूछा। हाँ, सिर्फ एक सूटकेस वह साथ ले गई है। 4 दिन इंतजार करने के बाद बाकी सामान वगैरह तो मैं होटल में उठा लाया, पर अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर वह हिचकते हुए बोला, इस वक्त उसकी हालत भी ऐसी नहीं थी कि अकेली जाती। वह मेरे साथ मेरठ चलने का प्रोग्राम बना चुकी थी। मैं सकते में आ गया। ईरा ने फिर यह क्या कर लिया था? वह आगे बताने लगा, कोई बात भी नहीं हुई, बड़ी खुश थी। मेरे साथ पहलगाम तक आई, कुछ देर रुकी और बाजार से कुछ खरीद फरोख्त करके वापस लौट गई। बस, उसके बाद से उसका पता नहीं है कब चली गई, कहाँ चली गई। सुनकर मुझे भी काट मार गया था। मैंने उसे गौर से देखा। उसका चेहरा बेहद खुरदरा दिखाई पड़ रहा था और आंखों में दुख भरी परेशानी की झलक थी। वह ऐसे झटके से बात कर रहा था जैसे उसकी चेतना चौंक चौंक उठती हो। एकाएक बोला, मैं जरा झेलम के उस पार जा रहा हूं। श्रीनगर आकर वह वहीं रुकी थी। जरा पता करता हूं, मुझे भी खबर देना। उसने इतना ही सुना और पागलों की तरह तेजी के साथ बांध की सीढ़ियों पर चढ़ गया। ईरा का फिर कोई पता नहीं लगा। मुझे भी अजीब अजीब सा लगता रहा और कश्मीर पीछे छूट गया, पर आड़ू का वह डाक बंगला और सोलंकी के घोड़ों की टापों की आवाज अब भी कानों में गूंजती है। मेरी आंखों के सामने तस्वीर आती है, घोड़ा दौड़ा कर जाता हुआ सोलंकी और वीरान डाक बंगला, और मुझे लगता है कि अब भी 4 साल के इस अरसे में सोलंकी रोज ईरा को खोजने घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां जाता होगा और सुनसान उदास डाक बंगले को देखकर लौट आता होगा। घोड़ों की टापों की आवाजें अब भी गूंजती हैं, और इसके बाद जो कुछ हुआ वह या तो मैं जानता हूं या ईरा, क्योंकि तीसरा जानने वाला अब नहीं है। दिल्ली में 2 साल पहले ईरा से मुलाकात हुई थी। तभी उसने बताया कि आड़ू के डाक बंगले से क्यों चुपचाप चली गई थी। उस शाम जब वह सोलंकी के साथ पहलगाम आई थी तो अपने खत लेने डाक खाने भी गई थी। वहीं उसे उसकी नागपुर वाली सहेली दमयंती का खत मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि विमल उससे मिलने आया था और ईरा के बारे में पूछ रहा था। ईरा ने ही बताया था। हाँ तिलक, 12 बरस बाद, 12 जन्मों के बाद विमल जेल से लौटा था और दमयंती से मिलने नागपुर पहुंचा था। दमयंती के खत से पता चला था कि वह मेरे बारे में बहुत पूछ रहा था, तरह तरह की बातें दरियाफ्त कर रहा था। उसकी हालत ठीक नहीं थी, वह बीमार लग रहा था और कोई काम धंधा उसके पास नहीं था, वह बेकार था। दमयंती ने लिखा था, आजकल विमल नागपुर में ही भटक रहा है, अखबारों में कुछ लिखा कर भेजता है पर कुछ भी छपता नहीं। मैंने उससे घर खाना खाने को कहा पर वह नहीं माना, एकदम बिगड़ गया। तिलक, मुझे एक एक बात याद आने लगी। विमल की बात सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगा कि उसकी बर्बादी का एक कारण मैं भी हूं। वह मुझे अब भी याद करता है। क्या सोचता होगा विमल मेरे बारे में? अपने जीवन की पहली घटना या दुर्घटना कोई नहीं भूलता। और तिलक, शायद जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना यही है कि हमें हर चीज, हर सुख मिलता है पर समय पर नहीं। अगर विमल मुझे जिंदगी में 2 या 3 बरस बाद मिलना होता, या बत्रा की जिंदगी में मैं 15 बरस पहले आ गई होती, या डॉक्टर से 20 बरस पहले मुलाकात हो गई होती तो। लेकिन मुश्किल यही है तिलक कि वक्त पर कुछ नहीं मिलता। विमल ही यदि वक्त पर मिला होता तो जिंदगी का क्या रूप होता। खैर, बेवक्त ही सही। यही क्या कम है कि विमल मुझे एक वक्त पर मिला था।
मेरे जीवन में वह जो कुछ भी हो रहा हो, पर मैं उसे भुला नहीं पाई थी। उसका रोम रोम मेरा देखा हुआ था। आशा और निराशा के क्षण मेरे देखे हुए थे। मेरे शरीर में पसीने के कांटे चुभे हुए थे। वे सब जैसे एकाएक उभर आए थे और मैं व्याकुल हो उठी थी। कोई विमल पर तरस खाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने बहुत सोचा, खूब सोचा, पर अंत में यही तय किया कि मैं चुपचाप ही चली जाऊं। सोलंकी मुझे कभी भी जाने नहीं देता और मैं मुंह चुराकर चुपचाप डाक बंगले से भाग आई थी। 7-8 रोज दमयंती के यहाँ उसका इंतजार किया। आखिर एक दिन वह घूमता घामता आ ही गया। मुझे देखा तो मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कुराहट से मन पर न जाने कैसी चोट लगी थी। कुछ देर बैठने के बाद जब वह बेगानों की तरह चलने लगा तो मैं साथ चल दी। वह मुझे अपने कमरे में ले जाने को तैयार नहीं था, पर मैं जबरदस्ती चली गई। अंधेरा सीलन भरा कमरा था। एक कोने में जमीन पर बिस्तर लगा हुआ था और दीवार पर चींटियों का कारवां रेंग रहा था। खुली हुई अलमारी में अखबारों का ढेर लगा हुआ था। पहुंचते ही उसने एक बड़ा सा लिफाफा अखबारों के बीच छिपा दिया था। बिस्तर पर हम दोनों चुपचाप बैठ गए थे। मैंने ही बात शुरू की थी, तुमने तो कोई खबर ही नहीं दी विमल। वह फिर मुस्कुराया। उसकी धसी हुई आंखें मुझे गौर से देख रही थी। उसके हाथ पैर की उंगलियां लंबी हो गई थी और चेहरे पर पीलापन झलक रहा था। वह कुछ भी नहीं बोला। सिगरेट सुलगाकर बस उसने इतना ही पूछा, चाय पियोगी? और मेरी ओर से स्वीकृति समझकर वह गली की दुकान पर चला गया। अखबारों के बीच दुबका हुआ बड़ा सा लिफाफा मैंने खोल कर देखा। उसमें एक्सरे की प्लेट थी, धुंधले फेफड़ों की तस्वीर। तभी वह चाय लेकर आया और बोला, अच्छा तो तुमने देख लिया? और उसकी आंखों में बेबसी और मायूसी का सैलाब सा आ गया। फिर चाय पीते हुए बोला, कोई खास बात नहीं है, ठीक हो जाऊंगा। इतना मुझे विश्वास है कि बीमारी से नहीं मरूंगा। मैं आत्महत्या कर सकता हूँ, पर ऐसे नहीं मरूंगा। ऐसी बात क्यों करते हो? मैंने धीरे से कहा। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आत्महत्या करने का सवाल ही क्या है। वह तो बात की बात थी, चाय पियो। कहकर उसने बड़ी पुरानी नजरों से मुझे देखा और कसमसाकर रह गया। जेल में उसे तमाम लोगों ने घेर लिया था। वह आसाम के छरहरे पीले लोगों की तरह लग रहा था। बहुत मुश्किल से मैं उसे दिल्ली ले आई। वह मानता ही नहीं था। आखिर कुछ दिनों में ही उसकी हालत सुधरने लगी। एक रोज जब मैं बाल खोले बैठी थी, वह मेरे निकट सरक कर आया और बोला, ईरा, सचमुच तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं। जिंदगी एक बार फिर शुरू हो रही है। मैं यह सुनकर घबरा उठी थी। जिस हालत से मैं गुजर रही थी, उसका एहसास विमल को नहीं था। वह बड़ी बेफिक्री और सादगी से बोला, हम दोनों अब नौकरी करेंगे और सीधी सादी जिंदगी जिएंगे। कोई चक्कर नहीं अब, ठीक है ना? और उसकी धंसी हुई आंखों में जिस विश्वास की ज्योति चमकी थी, वह बड़ी ही पवित्र थी। और जैसे जैसे उसका यह विश्वास जड़ पकड़ता जाता, मैं व्याकुल होती जाती थी। रात रात भर मैं उसके सिरहाने जागती बैठी रह जाती। अजीब अजीब से ख्याल आते। कभी कभी मन करता कि विमल को जगाकर कह दूं, तुम यह बर्दाश्त कर पाओगे? तभी उसके बीमार फेफड़े मेरी आंखों के सामने कांपने लगते और मुझे लगता कि मेरी हालत का एहसास होते ही यह जागता जीवन बुझने लगेगा। एक रात बड़ा भयानक सपना देखा। वही पुराना मकान है। सेमल के पेड़ में लाल लाल मानसल फूल लग गए हैं। मैं विमल को घर में खोजती हुई कि विमल देखो, मेरे शरीर में लाल मानसल फूल खिले हैं, पर विमल कहीं भी नहीं मिलता। घबराकर मैं बाहर आती हूँ। सेमल के मानसल फूल वैसे ही खिले हुए हैं और उसी के नीचे विमल की लाश पड़ी हुई है। मेरा शरीर पसीना पसीना हो गया। एक बार उसका भ्रम उसे खा चुका था और अब तो वह पहले से भी अधिक ईर्ष्यालु, जिद्दी और चिड़चिड़ा हो गया था। जब यह सामने आएगा या वह जानेगा तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? रातों में मैं यही सोचती रह जाती थी।
मैं सिर्फ एक को जीवन दे सकती थी। कभी कभी जब उसकी हालत 2 दिन ठीक रहकर बिगड़ती तो मैं फिर सोच में पड़ जाती, क्या करूं क्या न करूं। रात रात भर वह खांसता और जब मैं उसके पास जाती तो वह आंखों में आंसू भर कर कहता, इरा मेरे पास मत आओ, नहीं तो ये कीटाणु तुम्हें भी खा जाएंगे। क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब करती हो। मैं उसका सिर अपने सीने से लगा लेती। एक दिन मैंने पूछा था, विमल तुम कहाँ चले गए थे, क्या करते रहे इतनी बरस। तो वह भभक उठा था, बोला था, इरा शायद तुम मेरी बेचैनी नहीं समझ पाओगी, पर उस मजबूरी को जरूर समझ सकती हो जो तुमने मेरे साथ भोगी थी। मेरी और मेरे जैसे लाखों नौजवानों की असफलता के कारणों पर कभी तुमने गौर किया है। क्यों हम इस तरह सड़ने गलने और मर जाने के लिए मजबूर हैं। कभी सोचा है। तपेदी के कीटाणु तो बहुत बाद में मुझे मिले हैं, पर जो कीटाणु पूरी जिंदगी को खा रहे हैं उन्हें कभी तुमने देखा है। मैं तुमसे क्या कहता। उन्हीं दिनों मुझे लगने लगा था कि शकुंतला नाटक करने से कुछ नहीं होगा। अब अगर हमें सार्थक होकर जीना है तो सब कुछ बदलना होगा। सबसे पहले बदलना होगा इस दोगली अर्थव्यवस्था को, जिसमें चूसे जाने के लिए हमें छोड़ दिया गया है। इस शांतिमय विकास से कुछ नहीं होगा। जिस अवरुद्ध क्रांति में हम फंस गए हैं उसे पूरा करना होगा। जब तक सड़ती हुई इस क्रांति के कीटाणु नहीं खत्म होंगे तब तक इस देश में हम और तुम यूं ही सड़ सड़ कर और अपमानित होकर मरने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन ईरा अब कुछ भी होता दिखाई नहीं देता। और सुबह होते ही उसका टूटा हुआ वह शेष विश्वास जैसे फिर धीरे धीरे सिर उठाता था। वह मुस्कुराकर कहता, मैं ठीक हो जाऊंगा ईरा, मेरा मन कहता है अब मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। जेल की जिंदगी ने मुझे बेतरह तोड़ दिया है ईरा, लेकिन अब भी कभी कभी लगता है कि शायद वे सफल होंगे जो इस अधूरी क्रांति को मानने से इनकार करते हैं। कुछ ही क्षणों बाद वह फिर धधकने लगता था। मैं उसे जैसे तैसे शांत कर लेती थी, लेकिन हर नए दिन मेरी समस्या गंभीर होती जा रही थी। हर दिन निर्णय का दिन था। जिंदगी के इस जुए में दांव लगाना था। बड़े असमंजस भरे दिन थे। मैं उसे सैनिटोरियम ले जाना चाहती थी, पर वह बोला, वहां और क्या ज्यादा मिल पाएगा। डॉक्टर कहेंगे खुश रहने की कोशिश करो। अब तुम्हारे पास मैं बहुत खुश हूं। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं मरूंगा ईरा, किसी दिन मारा जाऊंगा। विमल बहुत कमजोर हो गया था। कमजोरी के कारण ही बातें करते करते उसके मुंह के कोनों में भी झाग आ जाता था और मेरे पास आते ही उसकी रूखी बाहें और टांगें धीरे धीरे कांपने लगती थी। बड़ा धक्का सा लगता था मन को। अपने आंचल से मैं उसका मुंह पोंछ लेती थी और उसे बाहों में भरकर पड़ी रहती थी। तब वह कहता था, ईरा अब तबीयत बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी वजह से मैं बच जाऊंगा, तुमने मुझे जिला लिया। कहते कहते वह मेरी ओर प्यार भरी निरीहता से देखता था, बहुत बेबसी से। मैं और क्या करती उसके लिए। रात रात भर उसे अपने शरीर से चिपकाए लेटी रहती थी। वह कभी बच्चे की तरह जिद करता, कभी प्यार से झगड़ता और कभी मेरे चारों ओर बाहें लपेट लेता तो उसकी हड्डियां गड़ने लगती थी। कभी मेरे सीने पर मुंह रखकर हसरत से देखता था और मुझे अस्त व्यस्त कर देता था। मुझे डॉक्टर याद आता था और उसकी बात, अब जैसा तुम चाहो। विमल अपना मुंह मेरी छाती में छिपाकर रगड़ता था और मैं उसके होठों पर जबरदस्ती अपने होठ रख देती थी। बड़ी तकलीफ भी होती थी और राहत भी मिलती थी। तिलक, मैं चाहती थी उसके रोग के कीटाणु मेरे भीतर समा जाएं, मैं उन्हें चूस लूं और वह निरोग हो जाए। पर उसका मन खोखला हो चुका था। कभी कभी तो लगता था कि वह बिल्कुल अटपटी बातें करता है। बारूद और बंदूक की आंखों पर चश्मा चढ़ाए वह क्रांति की किताबें पढ़ता रहता था और बेतरह खांसता था। क्रांति के लिए समर्पित उन साथियों की बातें करता जिन्हें बीमारी के कारण उसे छोड़कर आना पड़ा था।
कभी जेल के साथियों को याद करता, अपने टूटे हुए शरीर को लेकर पछताता और बिलख बिलख कर रो पड़ता। कभी मुझसे पूछता, क्यों इरा, क्या यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा? और फिर निराश नजरों से देखकर पूछता था, क्या इस मुल्क में हम कभी वह नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते थे? क्या हम ऐसे ही व्यर्थ मर जाएंगे? उसका यह ख्याल देखती तो मेरी छाती फटने लगती थी। मैं राजनीति की उसकी बातें तो नहीं समझ पाती थी, पर उसे दिलासा जरूर देती थी, हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ बदलेगा। पर मुझे अपनी बात पर ही विश्वास नहीं होता था। एक तरफ यह था और दूसरी तरफ मेरा अपना असमंजस। क्या विमल मुझे उस रूप में मंजूर कर पाएगा? और मैं घुलती जा रही थी कि कैसे छिपाऊंगी उससे यह बात। जिस दिन उसे यह पता चल जाएगा, उस दिन वह जीने से इनकार कर देगा। एक दिन सुबह वह बहुत खुश था। तब मैंने फैसला कर लिया, मैं दमयंती की तबीयत खराब होने का बहाना करके 5 दिन के लिए घर से चली गई। कहीं भी गई नहीं, यहीं रही, पर एक नर्सिंग होम में। और विमल के लिए मैं अग्नि परीक्षा देकर नितांत अकेली बनकर लौट आई। नया जीवन शुरू हुआ था मेरा, और मन में दृढ़ विश्वास जम गया था कि अब मैं विमल को पूरी तरह बचा लूंगी। जो कुछ मैं उसके लिए कर सकती थी, जो कुछ मेरे वश में था, वह मैंने किया। भ्रम, संशय और दुविधा के सारे साये मैंने मिटा दिए थे और मैं एकांतिक रूप से उसके लिए तैयार हो गई थी, यही सोचकर कि कम से कम वह मुझसे तो निराश और हताश नहीं होगा। पर मैं अकेली रह गई। अब तो बिल्कुल अकेली हूँ। 1 साल बाद विमल ने अस्पताल में आंखें मूंद ली। कहते कहते ईरा रो पड़ी। सब कुछ खोकर भी यही हाथ आया। यह गंदा था और सिरहाने एक खिड़की थी। 2 कुर्सियां कमरे में पड़ी थी और एक और विमल का बंधा हुआ सामान रखा था। विमल नहीं था, पर उसका सारा सामान ईरा ने जतन से बांध कर रख दिया था। एक मैला सा बिस्तर था और सुतली से बंधी हुई कुछ किताबें। कमरा बहुत उदास था। ईरा बहुत अकेली थी। धीरे से वह बोली, अब कहीं नौकरी कर लूंगी या यह सूटकेस उठाकर कहीं और चली जाऊंगी। तभी खिड़की के पास से किसी पिल्ले की कूं कूं करती आवाज सुनाई दी। ईरा उदासी से मुस्कुराई और बोली, यह पिल्ला पाल लिया है। मैंने देखा, खिड़की की छड़ से बंधा एक छोटा सा झबरा पिल्ला बैठा था। वहीं कटोरा रखा था जिसमें दूध से भीगी रोटी के टुकड़े चिपके हुए थे, और वह ईरा की ओर बड़ी ममता से देख देख कर कूं कूं कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद ईरा बोली, इसी से बातें करती रहती हूँ, और कौन है जिससे कुछ कह सकूं? और शायद मैं किसी से कुछ कहना भी नहीं चाहती। बहुत अजीब हो गया है यह मन। नहीं कहती हूँ तो पछताती हूँ, और कह लेती हूँ तब भी पछताती हूँ। उसकी आंखों में आंसू छल छला आए थे। फिर वह धीरे से बोली, 10-12 दिनों में नौकरी मिल जाएगी, यही आसार है अगली मंजिल के। कोई फिक्र की बात नहीं है। कहाँ? मैंने पूछा था। दिल्ली से बाहर, चंडीगढ़ में अप्लाई किया है। देखो क्या होता है। इंतजार कर रही हूँ। यह शहर छोड़ूंगी तो स्टेशन पर विदा देने आओगे? कहकर वह फीकी सी हंसी हंस दी। मैंने ईरा को गौर से देखा तो वह एक फीकी मुस्कुराहट उसके होठों पर जमी हुई थी। उसकी आंखों में बेबसी झिलमिला रही थी। रेशमी बालों के रूखे रोए धीरे धीरे कांप रहे थे। वातावरण हल्का करने के लिए मैं इधर उधर की बातें करता रहा। उठकर चलने लगा तो ईरा दरवाजे तक छोड़ने आई। घूमकर गली में निकला तो देखा सीखचों की छड़ से बंधा हुआ वह खूबसूरत पिल्ला बैठा था और स्टूल पर बैठी ईरा उसे ताक रही थी। उस एकाकी अंधेरे कमरे में सिर्फ एक कोने में कहीं से रोशनी आ रही थी। मैंने रुककर कहा, घबराना मत, मैं मिलता रहूंगा। नौकरी पर जाओगी तो छोड़ने आऊंगा। उसने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की तो आंखें फिर भर आई थी। मुझे दूधसर याद आई थी। डबडबाती आंखों की शक्ल की वह खूबसूरत और अकेली झील जिसमें आंसुओं के हिमहंस तैर रहे थे, और वह बर्फ की वादी याद आ रही थी जिसमें हम जिंदा निकल आए थे।
और मुझे डाक बंगले के वे दिन याद आते हैं जब ईरा ने मुझसे सब कुछ बताया था, और वह दिन भी जब आड़ू के डाक बंगले में उसने मुझसे कहा था, आंगन में खड़े होकर भी मेरी सांसें घुटती है। और विमल के साथ इसी कमरे में गुजारे हुए वे दिन जब विमल को उसने संभाला होगा, उसे जिलाने के लिए अग्नि परीक्षा देकर लौटी होगी। कितने अपने और साथ ही कितने बेगाने होते हैं डाक बंगले। मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं। बहुत सी बातें मुझे एक साथ याद आती हैं। विमल, सोलंकी, बत्रा और डॉक्टर सभी जैसे मेरे सामने हैं। सीखियों के पार ईरा और उसका पिल्ला भी मुझे याद आता है, और मौत की बर्फीली वादियों से जिंदा लौटना भी नहीं भूलता। उसे चंडीगढ़ में नौकरी मिल गई थी। उदास आवाज में एक दिन उसका फोन आया था, तिलक, मैं कल रात की गाड़ी से जा रही हूँ, अलविदा। और मैं उसके कमरे पर पहुंचा था। उसने सब कुछ यूं ही छोड़ दिया था। खिड़की बंद कर दी थी। कुत्ते का पिल्ला पड़ोसी को दे दिया था। सिर्फ एक सूटकेस लेकर वह निकली थी। मैंने पूछा था, कमरा छोड़ा नहीं? क्या पता फिर लौट कर आना पड़े या कहीं और जाना पड़े। और उसने दरवाजे पर ताला लगाकर सूटकेस बाहर रख लिया था और धीरे से बुदबुदाई थी, चलो भाई सूटकेस। चले। मैं उसे कालका मेल पर छोड़ आया था। वह अपनी बर्थ पर चुपचाप बैठ गई थी। गाड़ी चलने के समय भी वह खिड़की पर नहीं आई थी। गाड़ी चली गई थी। अब मैं इतना ही जानता हूँ कि या तो ईरा ने चंडीगढ़ में नौकरी कर ली होगी या अपना सूटकेस लेकर कहीं और चली गई होगी। कम से कम दिल्ली लौटकर वह नहीं आई होगी। इसी के साथ ही कमलेश्वर जी द्वारा लिखित डाक बंगला उपन्यास की ऑडियो पूरी होती है, और अब हम जल्द ही छात्रों के उपयोग के लिए पाठ्य सामग्री के रूप में इसे लेकर आएंगे। धन्यवाद।